अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत के मरकज़ में है, जहां सिफारतकारी, धमकियों और ताकत के तवाज़ुन की नई बिसात बिछती दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में वाज़े अल्फाज में कहा है कि ईरान के साथ मामले पर अमरीका का सब्र खत्म होता जा रहा है और तेहरान को फैसला करना होगा कि वो तसादुम चाहता है या मुफाहमत। इस बयान ने खित्ते में कशीदगी के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल और उसके आलमी मुआशी असरात की जिम्मेदारी उन क़ुव्वतों पर आयद होती है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। उन्होंने कहा कि 1 साल से भी कम अरसे में ईरान को 2 गैर कानूनी जारहाना इक़दामात का सामना करना पड़ा, जो UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। इसके असरात फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के बाद भी बरकरार रहेंगे। दूसरी जानिब चीन ने ईरान अमरीका कशीदगी पर बज़ाहिर मोहतात खामोशी इख्तियार की है, ताहम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बीजिंग के दौरे की दावत और इससे कबल खुद डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन ने आलमी सिफारती हलकों में कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या बीजिंग खामोशी से नई सफ़बंदियाँ तरतीब दे रहा है? और क्या वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान पस पर्दा कोई बड़ी मुफाहमत जन्म ले रही है? उधर ब्रिक्स इजलास मुश्तरका एलामी के बगैर ख़त्म हुआ, जो इस बात का इंदिया देता है कि ईरान, अमरीका और मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल पर बड़ी ताकतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं। अब ऐसे में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खास अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुकी हैं और इत्तलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी खबरसां एजेंसी का ये बताना है कि मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता एक नई जंग के दहाने पर है या पस पर्दा सिफारतकारी खित्ते को किसी बड़े तसादुम से बचा लेगी? इसी पर बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर साहब ने। मियाँ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो तेहरान पहुँच गए हैं और इत्तलात यही आ रही हैं कि कोई ख़ास पैगाम लेकर गए हैं। उनका तेहरान पहुँचना कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और मुज़ाकरात और मुआहदे के हवाले से इस दौरे की क्या अहमियत है आपके ख्याल में? ये एक अहम ना कड़ी तो हो सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि फॉरेन पॉलिसी ने के का मंबा या सोर्स और स्पोक्स पर्सन एक ही मिनिस्टर होना चाहिए और वो फॉरेन ऑफिस है। अगर वो इस सिलसिले में गए हैं तो कोई ख़ास पैगाम रसान बन के गए हैं, तो वो उसकी अहमियत तो होगी। अब उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात सही है जो आपने अपने इंट्रो में भी कही, इब्तिदाइया में कही, कि ये टफ करते जा रहे हैं अपने-अपने पोस्चर और उस पोस्चर्स के फिर नुकसान भी होगा। और अमेरिका तुला हुआ है और जैसा पहले बहुत सारी एंटीसिपेशन थी, एक्सपेक्टेशन थी कि चीन से जाने से पहले कुछ हो जाएगा या चीन के आने के बाद कुछ लचक दिखाएगा अमेरिका। अमेरिका वो लचक दिखाने को तैयार नहीं है और उसी तरह की सूरत-ए-हाल ईरान से नज़र उभरती हुई नज़र आती है। तो जंग की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी रास्ते में कई स्टॉप ओवर हैं, जहाँ डिप्लोमेसी अपना डेरा जमाए बैठी है और काम भी कर रही है। क्योंकि अगर आप देखें अभी कल ये परसों का बयान था कि उन्होंने कहा था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी अना का मसला है, इनकी धमकियों का मसला है। अगर ये धमकियाँ और ट्रस्ट की बात है, अगर ये ट्रस्ट रिस्टोर हो जाता है, फिर ये अमल जारी रह सकता है नेगोशिएशन का। जी। और जब वो ब्रिक्स की मीटिंग के बाद की में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा इसी किस्म का इंदिया दिया कि दुश्वार मरहला है नेगोशिएशन का, नेगोशिएशन खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है दोनों चीज़ें इन पैरेलल चल रही हैं। अब ना हम हमारी तो दुआ ये है कि किसी के कोई भी लचक दिखाए और लचक तो बहरहाल अगर आप पावर पॉलिटिक्स में जाते हैं
और जियोपॉलिटिक्स को भी देखते हैं, और फिर उसके जो सामने बातें आई हैं चाइना टूर की, उससे भी क्लियर है कि 2-4 चीज़ों पे बड़ी ताकतें एक ही तरीके से सोच रही हैं। और इधर दिल्ली में भी उन्होंने वही ज़िक्र किया है, इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर ने भी, कि ये आपने हुर्मुज़ को जो इस हालत में है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह के मिडल है ना लेवल की जो स्टेट्स हैं, उनको भी नहीं एक्सेप्टेबल। तो चाइना ईरान को कुछ ना कुछ लचक दिखानी पड़ेगी। बाकी रह गया न्यूक्स और सैंक्शंस वगैरह पे, और डीफ्रीजिंग पे, उस पे अमेरिका को तो ना सोचना पड़ेगा कि वो हर चीज़ अपनी नहीं मनवा सकता, क्योंकि वो क्लियर विक्टर नहीं है। हम्म। उसने किसी को शिकस्त नहीं दी, और दोनों बराबर के ना एक दूसरे के नियर राइवल के तौर पे, नियर इक्वल के तौर पे जंग की सूरत हाल में सामने उभर के आए हैं। अच्छा मियां और सनाउल्लाह ईरान साहब, सर जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और ये पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि ईरान चाह रहा है कि उनसे उसे कुछ गारंटीज मिलें कि अमेरिका या इसराइल इन मुज़ाकरात के बाद या इस माहिदे के बाद दोबारा से ईरान पर जो है हमलावर नहीं होंगे। चाइना का नाम लिया जा रहा था, रूस का नाम लिया जा रहा था, और ये भी बात सामने आई थी कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना से किसी तौर पर मदद के लिए गए हैं कि जनाब आप हमारी मदद करें, चूंकि आपके ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारती मुआहिदा भी है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की आपकी ट्रेड भी होती है, तो आप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में हमारी मदद करें। चाइना ने बड़ा मोहतात रवैया अपनाया है। अब दूसरी जानिब अमरीकी मंदूब ने यह दावा कर दिया है कि ट्रंप के दौरे के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। क्या वाकई आपको लगता है कि इस दौरे में कोई ऐसी बात हुई है और वाकई चीन जो है ईरान के पीछे से हट रहा है? बेसिकली मुझे नहीं पता है कि आप किस बेसिस पे ये कहते हैं कि चाइना ईरान की बैक पे खड़ा था, क्योंकि ईरान दो दो जो बड़े मसले हैं। जो पहला मसला था न्यूक फाइल का, उसके बारे में चाइना की पोजीशन बड़ी क्लियर है। अगरचे वो जानता है कि ईरान ने ये फतवा दिया हुआ, ईरान के पुराने लीडरशिप ने ये फतवा दिया हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट की बात आ जाती है। और वो भी नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, दूसरे कंट्रीज भी नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। तो उसमें वो क्लियर था। अब जो नया मसला सामने आया, नया वेपन जो सामने आया, जिसको इस्तेमाल खुले है ना तरीके से ईरान कर रहा है, वो है हुर्मुज़ है ना स्ट्रेट, और उसकी ब्लॉकेड और सिलेक्टिव है ना रीओपनिंग। अब तो है ना उन्होंने कल तो खोल दी थी, और कुछ 34 के करीब है ना ऑयल टैंकर भी गुजरे थे उसमें से। तो इसका भी जिस तरह ईरान चाहता है कि ऑक्ट्राई हो, उससे परमिशन ली जाए, जिस तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम बनाया, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार। यहाँ तक बात हुई है। बाकी आप कहते हैं कि वो बड़ा मोहतात है, यस। उसकी ना चाइना की डिप्लोमेसी को देखें, हमेशा से प्रैग्मेटिक होती है और एहतियात से होती है। और उसका एक जो फीचर बहुत अहम है, वो इन पब्लिक किसी पे किसी की इंसल्ट नहीं करते। म्यूचुअल रिस्पेक्ट पहला कदम होता है उनका। और ये बात उन्होंने अमेरिका से भी कही है कि हमें राइवल ना समझो, पार्टनर समझो, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तौर पे हम ना चल सकते हैं। अब ना उन्होंने इंसल्ट नहीं करनी है। अगर वो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देते ईरान के को प्रेशराइज करने के लिए, तो वो एक तरह की उनकी साइकी के खिलाफ होती। तो उन्होंने जो कहना था, वो मेरे ख्याल में बड़े सीरियसली और संजीदगी के साथ कह दिया है, और ईरान भी उसको सोच रहा होगा। तो बाकी वो ईरान के साथ उनकी दोस्ती है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ है। तो और उधर से वो ऑयल भी ले रहे हैं, और चाइना के ऑयल टैंकर भी जा रहे हैं। तो वो तो सिलसिले अपनी जगह पे हैं। लेकिन चाइना किसी तरह भी जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वहाँ वो मुहतात है। और अमेरिका किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि वो समझता है कि जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता जाएगा, उसकी ईरान की माशी हालत दगरदुम होती जाएगी। क्योंकि इन्होंने रोक रखा है। वो कल फ़िगर दे रहे थे 500 बिलियन
डॉलर की है ना ट्रेड, ऑयल की ट्रेड डेली होती थी, वो मैंने रोक दी है। उसमें कितनी हकीकत है, कहाँ तक है ना सच्चाई है, ये ईरान ज़्यादा बेहतर अच्छा, तरीके से तो जानता है। मियाँ साहब ये अर्ज़ कीजिएगा, अगर ये मामला तूल पकड़ता है और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते या मुआहिदा नहीं होता, तो ज़्यादा दबाव में आपको कौन नज़र आता है? चूँकि जैसे कि आपने खुद भी ज़िक्र किया कि ईरान की भी वहाँ से ट्रेड होती थी $500 मिलियन की डेली बेसिस पर, तो ईरान पे भी मुआशी दबाव बढ़ रहा है। दूसरा, ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जंग शुरू करने वाली क़ुव्वतें ही आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल और उसके मुआशी असरात की ज़िम्मेदार हैं। तो पूरी दुनिया इस मुआशी जो है बहरान की लपेट में आ रही है। क्या अमेरिका पर ज़्यादा दबाव है अगर ये मामला आगे बढ़ता है, या ईरान जो है वो ज़्यादा दबाव में आ जाएगा मुआशी बहरान की वजह से? ये तो बात हकीकत है कि इसका ना स्टार्ट करने वाले इसके मुर्दे इल्ज़ाम हैं। उन्होंने एक बेजवाज़ ना वार को शुरू किया है, जंग को शुरू किया है और ये ऐसी हालत में दुनिया को ले आए हैं जहाँ ये इस तरह की बातें हो रही हैं। फूड सप्लाई हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गया, ऑयल एनर्जी क्राइसिस हो गया और सब माशियत ऊपर-नीचे हो रही है। ख़ास तौर पे उन मुल्कों के लिए, छोटे मुल्कों के लिए जो इन्हिसार करते थे अपनी फूड सप्लाई के लिए, अपनी फर्टिलाइज़र सप्लाई के लिए, अपनी मिनरल्स की सप्लाई के लिए, अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के लिए इस रास्ते पे। वो तो अब किस्सा पारीनिया हो गया, वो फॉर डिप्लोमेट्स टू डिस्कस। लेकिन अब ये देखना है कि कितनी देर तक चलेगी और कौन ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। देखिए, इस वक़्त पोज़ीशन 2 तरह की है। अमेरिका के पास ताकत है, मिलिट्री ताकत है, इसके पास मुआशी ताकत है और इसके पास कैपेसिटी है टू सस्टेन द डैमेजेस। वो जितने मर्ज़ी आप ना अखबारों में आते रहते हैं, कुछ फ़िक्र मैं भी दे सकता हूँ अगर आप इंसिस्ट करेंगे। लेकिन ये चीज़ें वो सह सकता है और इससे महँगाई ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन उनकी कमर नहीं टूटेगी। अब इसकी निस्बत आप है ना ईरान की तरफ आ जाएँ। ईरान नज़रियाती तौर पे इस जंग को कई महीने और चला सकता है, क्योंकि ये सर्वाइवल की जंग है। ये इज़्ज़त की और नमूस की जंग है उनके लिए। वो इसको इसी नज़र से देखते हैं। लेकिन माशी तौर पे वो इसको चंद वीक या चंद महीनों के अंदर-अंदर उनको ख़त्म करना होगा इसको, वरना उनकी हालत बहुत बुरी होगी। तो अब ये बात दोनों ताकतों पे है, वो इसको किस तरह इसका तज़िया कर रहे हैं और कहाँ तक लेकिन उनकी लेकिन मियाँ बर्दाश्त सनाउल्लाह की साहब, लिमिट। डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर धमकी दी है और उन्होंने कहा कि ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उससे मुकम्मल हम तबाह कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो सब्र है ना इस मामले में, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई धमकियों तक की बात है, या फिर दोबारा कोई हमले के चांसेस भी आपको इसमें नज़र आते हैं अगर मामला आगे ना बढ़ा तो? नहीं, आगे मेरे ख़्याल में अगर ये मामला आगे नहीं बढ़ता 3-4 वीक्स के अंदर-अंदर, तो जंग का खतरा बहुत है ना मौजूद है। और है ना उसमें से उन्होंने पहले ही टारगेट अपने डिटरमिन किए हुए हैं। कोई फिगर थी जो प्रायोरिटी पे है, वो 23 या 24 टारगेट्स हैं, जिसमें बहुत अहम किस्म की तनसीबात भी हैं, प्रोडक्शन है ना, ऑयल प्रोडक्शन प्लांट्स भी हैं, सैलिनेशन के प्लांट्स भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं और उसमें कुछ बिल्डिंग्स भी हैं। अगर ये हरकत उन्होंने की तो उसका रिएक्शन भी दूसरी साइड से आएगा। लेकिन वो रिएक्शन आने के बाद फिर इन्होंने उसी की तरफ जाना है, सेकंड राउंड की तरफ जाना है और है ना जो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये ईरान को चाहिए कि वो रिट्रीट करे और कुछ लचक दिखाए। अदरवाइज़ ना ये इसको वो ना समझे अना का मसला नहीं है ये। कंट्रीज़ की को बाज़ का थोड़ा-सा पीछे हट के फिर 4 कदम सही वक़्त पे आगे बढ़ना होता है। ये वक़्त है कि जी वो ठहरें, अपनी नेगोशिएशन टेबल पे आएँ, जो वो यूएन में बातचीत कर रहे हैं, यही सारी बातें यहाँ करें और उनको बड़ा अच्छा साथ से मिला हुआ है, जो उनकी हमदर्द भी है और उनके साथ न्यूट्रल भी है और वो यानी कोई हेरा-फेरी नहीं कर रहा।
कई एक तरफ सुपर पावर्स है, तो वो बड़े इंटेग्रिटी के साथ, बड़े खलूस के साथ, बड़ी न्यूट्रलिटी के साथ दोनों के पैगाम एक दूसरे को पहुंचा रहा है। और फिर अच्छी है ना, मेरे ख्याल सजेशंस जहां ना मुमकिन होता होगा शेयर करता होगा दोनों कंट्रीज के तो साथ। मियां सनाउल्लाह साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईरान को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी चाहिए, लेकिन ईरान का स्टांस ये है कि वो कह रहा है कि अमेरिका जंग करके भी 40 रोज की जंग करके भी जंग ये जीत नहीं सका। ना तो वो रजीम चेंज कर सका है, ना कंप्लीट सरेंडर मिला है उसे, और ना वो ये जो बातें कर रहे हैं वो चीज़ साबित नहीं हो सकी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम जंग के बाद जो है वो अमेरिका को नहीं दे सके, तो मुज़ाकरात की मेज़ पर हम फिर जंग कैसे हार जाएं? किस किस्म की आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि कम से कम ईरानी क़यादत को इस दफ़ा मंजूर हो सकती है? बेसिकली ये दो तरीके से देखा जा सकता है कि ये क़यादत चेंज हुई है या नहीं। अमेरिका कहता है मैंने क़यादत चेंज कर दी, लीडरशिप चेंज होगी, न्यू लीडरशिप आई है। ठीक है, उनकी नज़रियाती तौर पे तो वो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और उसका एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि इतना ज़ुल्म किया गया उन पे और इतनी डिस्ट्रक्शन की गई कि ये पूरी जो डिवाइडेड नेशन थी, वो एक यूनिफाइड नेशन बन गई है। और है ना, सामने सीसप पगलाई हुई कौम की तरह, वो दीवार की तरह वो खड़ी है। उस लिहाज से तो ईरान की बात सही है और ईरान इसी के बलबूते पे हफ्तों या महीनों खड़ा रह सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये जी, है कि स्टॉक बिल्कुल सही नुकात आपने उठाए जी डिसाइड मियां सनाउल्लाह साहब, आपने बड़े आए हैं। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक है। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब ने, और पाक अमरीका ताल्लुकात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। साजिद साहब, आपको प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमें माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अनस मलिक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनस साहब, आपको भी खुश आमदीद। सबसे पहले साजिद तारड़ साहब, मुझे तो आपकी बात कुछ दिन पहले की याद है। आप बता रहे थे कि जी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आपने ये भी बताया था कि 400 जर्नलिस्ट जो है उन्होंने पाकिस्तान की वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो रुकावट कैसे आ गई अभी तक? मुज़ाकरात आगे क्यों ना बढ़ सके और मुआहदा क्यों ना हो सका अभी तक? देखें, जो मेरा असेसमेंट है, जो मेरा एनालिसिस वो ये है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो है इंतशार है, अस्करी और सियासी क़यादत वहाँ की जो है एक पेज पर नहीं है। और मैं बल्कि खसूस मुझे ये पॉइंट ऐड करने दें आप, इस वक्त जो एक इंटरनेशनल एक नया इत्तेहाद बन रहा है यूके और फ्रांस के हवाले से। 3 दिन पहले उन्होंने लंदन के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स की एक जूम मीटिंग की और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जिक्र किया कि इस वक्त 1550 जहाज स्टक हैं, 23,000 सेलर जिंदगी और मौत की जो है वो कश्मकश में मौजूद हैं। और मैं इस वक्त ईरान तनहा लग रहा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में जो मैं स्पेकुलेट करता था, बिलखसूस जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस जंग को, तीसरी आलमी जंग को रोके रखा, जीसीसी खलीज कंट्रीज को जिस तरीके से इस जंग से बाज रखा, मैं समझता था कि वी आर वेरी क्लोज। और राक्ची साहब की स्टेटमेंट्स, राक्ची साहब के दौरे, और उसके बाद जो मैं देख रहा था सूरत हाल, वो देखें आज दुनिया मायूस है, दुनिया फ्रस्ट्रेटेड है, महंगाई का तूफान है। तो मेरे ख्याल में आज अगर अफसोस के साथ ईरान जो है वो आइसोलेटेड लग रहा है। अच्छा, आपको ईरान जो है वो आइसोलेटेड लग रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर कह दिया है कि ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसे मुकम्मल हम तबाह कर देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो सब्र है वो ख़त्म हो रहा है। आपको क्या लगता है, अभी हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, मुआहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर दोबारा से जंग की जानिब बढ़ रहे हैं हम लोग? देखें, सबसे पहले तो मैं, आपने जिस तरह बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है, आज के जो मैं जब जरीदे पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में पहली दफा अमेरिकन ने अपनी एटॉमिक सबमरीन की लोकेशन डिस्क्लोज की जब्राल्टर के पास। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दौरे से जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लॉकेड काम कर रहा है। और रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान के पास स्टोरेज खत्म हो चुकी है ऑयल की, और वो समुद्र में ऑयल को फेंक रहे हैं। तो दर हकीकत ईरान को बहुत जल्द किसी जगह पर पहुंचना होगा। उन्होंने इस दौरे के बाद एक स्टेटमेंट तो दी है कि आबनाए हरमूज खुला है, लेकिन हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं कि अभी तक खतरात मौजूद हैं। जब तक वो 1550 जहाज नहीं गुजरते,
मेरे ख्याल में 50-50 सर्कमस्टांसेस सही। हैं। चाहे यूके फ्रांस का इत्तेहाद आगे बढ़े, चाहे अमेरिकन आगे बढ़े, लेकिन इसका कंक्लूड करना होगा। ये जो अभी अभी तक तो अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी अभी वॉशिंगटन प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे को असेस कर रहा है। मैं समझता हूं जिसमें कोई खातिर कामयाबी नहीं हुई। आज सीएनएन की सुर्खी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान की डील के बगैर वापस आए, और हमले के अलावा क्या क्या चॉइसेस मौजूद हैं। सही है। आपको 50-50 चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनस मलिक साहब, अभी तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान पहुंच गए हैं। लग रहा है कि सिफारती कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है ईरान थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। असल रुकावट आपको ईरान नज़र आ रही है या अमरीका? देखिए मेरे इस ख्याल से वक्त अगर रुकावटें देखा दोनों तरफ हैं। बहुत बहुत जी, शुक्रिया इमरान साहब फॉर अनस मलिक हैविंग मी साहब ऑन द की। शो। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से रुकावटें दोनों तरफ हैं। अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो ज़रूर दिखाया गया है, जहाँ पे मैजेस्टिक एक्स जो कि ईरानियन वेसल थी, जिसको 23 अप्रैल को अमेरिकी आर्म फोर्सेस ने इंडियन ओशन के अंदर जो है कैप्चर किया था, उनके सी फेयरर्स को जो है वो रिलीज़ किया गया। वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। अगले हफ्ते के हवाले में वो चले जाएंगे और उसी के अशना में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो है वो 2 रोज़ा दौरे तेहरान भी जो है वो जारी है। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की एज़ अ साले से इस वक़्त कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह का जो ये इम्पास है इसको ख़त्म किया जाए, और जो मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट की फ़िज़ा है जो कि दोनों तरफ है। जी। किसी एक फ़रीक को या किसी एक साइड को कहना कि उसने ज़्यादा करना है या उसने कम करना है, ये गलत होगा। वो उस मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट की फ़िज़ा को ख़त्म करना चाहते हैं कि किसी न किसी नतीजे के ऊपर जल्द से जल्द पहुँचा जाए। साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि 25 मई को मेमोरियल डे है और उसकी क्या अमेरिकी सिस्टम के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंस है, और आया अमेरिकी साइड भी चाहेगी कि नहीं चाहेगी कि उस 25 मई तक कोई डील की तरफ या किसी एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने जो खिताब है, कौम से खिताब होता है 25 मई को, और तब तक उसमें कोई बात कर सकें। तो मेरे ख्याल से फोकस इस वक्त यही है कि किसी न किसी तरह के एग्रीमेंट पे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रीओपनिंग पर या टॉक्स पर टॉक्स, जो कि कोई चीज़ कॉन्क्रीट हो उसके ऊपर लाया जाए, और इसी की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से भी जा रही हैं। जी। अच्छा, तो साजिद तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हमेशा यही क्रेडिट लेते रहे कि मैंने इतनी जंगें ख़त्म करवा दी, लेकिन इस जंग का खात्मा नहीं वो कर पा रहे। और मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अभी आपने देख लिया कुछ रोज़ पहले हाउस आर्म्स कमेटी में भी पीट हेग्सेथ को बिठा के उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए, काफ़ी शर्मिंदा भी किया, और ऐसे लग रहा था जैसे पीट हेग्सेथ जो हैं वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो जंग को लेकर जैसे कि आप भी कह रहे थे कि वो जो अमेरिकन बाबे हैं वो बड़े काफ़ी इख्तलाफ भी करें डोनाल्ड ट्रंप से। मिड टर्म इलेक्शंस में इस जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी या उनकी पार्टी को कितना डेंट आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा डेंट देख रहा हूं। दर हकीकत मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 3 इलेक्शनों में काम करता रहा हूं। तीनों इलेक्शनों में वो अपने आप को एंटी वॉर कैंडिडेट बना के सामने लाते रहे, और मैं टोटली एग्री करता हूं। 8 महीनों में 8 जंगें, लेकिन ट्रैप हो गए। टोनी बिल्किन साहब ने भी फरमाया, हमारे जो पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कि जायनस जो थे बीबी नेतन्याहू, उनको भी ट्रैप करने की कोशिश करते रहे। इस वक्त भी उन्होंने जाल बिछाया जिसमें रिपब्लिकन फंस गए हैं। उन्होंने कहा शायद 2 दिन के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी, तेहरान के अंदर इजराइल की एम्बेसी खुलेगी, आबनाए हरमूज हमारा होगा, और इसी चीज में ट्रैप हो गए। और अब देखें, बल्कि इस दौरे को मैं देख रहा था कि शायद ये निक्सन पीरियड के साथ इसको मैं कंपेयर कर रहा था। उस वक्त अमेरिका गया था वियतनाम से निकलने के लिए चाइना, और आज मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप गए वहां पे चाइना से कहने के लिए कि हमें ईरान से निकाला जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना सिर्फ ये जंग अमेरिका के अंदर पॉपुलर नहीं है, पूरी दुनिया इससे बेजार है। और कॉर्पोरेट अमेरिका और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस पे दे आर मिंटिंग मनी। अरामको इवन देन जो सऊदी कंपनी है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया। शेल कंपनी ने बहुत ज्यादा। यहां पे आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, एक सिंगल कतरा तेल का आबनाए हरमूज से गुजरकर अमेरिका नहीं आता, लेकिन पेट्रोल यहां पे आसमान को छू रहा है। एवरेज अमेरिकन वर्किंग 2 जॉब्स टू जिंदा रहने के लिए। तो लोग बेजार हैं, क्लॉक इज टिकिंग। 2 सवाल होंगे सबसे पहले इस मिड टर्म इलेक्शन में। हर रिपब्लिकन, हर डेमोक्रेट ये पूछेगा कि क्या ये जंग अमेरिका की थी या इजराइल की थी, और इस जंग में हमने क्या खोया क्या पाया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स
अभी पेंटागन की रिपोर्ट आई है, $29 बिलियन हम लूज कर चुके हैं। हमने ये लूज क्यों किए और हमने क्या खोया क्या पाया, ये सवाल होगा मिड टर्म इलेक्शन में, और मैं समझता हूं इट इज अ अपहिल बैटल फॉर रिपब्लिकन पार्टी। तो साजिद साहब, आप तो कह रहे हैं $29 बिलियन जो है वो इस जंग में लगे हैं, लेकिन जब अगले साल के दिफाई बजट की बारी आई है तो वो तो $1500 अरब जो है वो मांग ली, यानी कि तकरीबन 50% ज़्यादा इजाफा मांग लिया है। क्या वाकई 25 या 29 अरब डॉलर अमेरिका के जंग पर लगे हैं, या इससे ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हो गया इसमें? देखिए, नुकसान $29 बिलियन तो सिर्फ इन्होंने कैलकुलेटेड सी रकम बताई है। जो बेसिस तबाह हुई हैं उनको दोबारा ठीक करना है, अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, वो नहीं बताया गया। बिलियंस ऑफ डॉलर दुनिया, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, इस टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन दूसरी उसमें बात मैं अगली भी अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, अमेरिकन इकोनॉमी इज अ वॉर बेस्ड इकोनॉमी। दो कंट्रीज को जंगें चाहिए होती हैं, एक अमेरिका को और एक इजराइल को। ये दो कंट्रीज जंगों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर पाते। तो दर हकीकत ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है सोचने के लिए कि क्या इस जंग से दुनिया में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो क्या क्या बना रही है, आर्मीज, कंट्रीज, कॉर्पोरेशंस क्या क्या कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मेरे ख्याल में सारी दुनिया को सोचना होगा। लम्हा फिक्रिया है। आज की स्टेटमेंट है लेबनान जल रहा है, गाजा जल रहा है, बल्कि स्टेटमेंट आई है इजराइल के एक मिनिस्टर की तरफ से कि हम अपनी नई हाउसिंग डेवलपमेंट्स अब यहूदी रहेंगे लेबनान के अंदर। ये भी एक सवालिया निशान है। तो मैं देख रहा हूं कि पीस आता नजर नहीं आ रहा, अमन आता नजर नहीं आ रहा। पीस आता जो है आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन अनस मलिक साहब, कोई भी जंग शुरू की जाती है तो उसका कोई एग्जिट प्लान भी तो होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसके मशवरे पर ये फिर जंग शुरू कर ली? उन्होंने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था कि निकोलस मदुरो को वो उठा के ले जाएंगे और शायद एक दो रोज के अंदर ये ईरान वाला मामला भी निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्जिट प्लान जो है वो मिसिंग नजर आता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका बुरे तरीके से ट्रैप हुआ है इसमें? देखें, ट्रैप तो बिल्कुल नजर आते हैं अमेरिकी साइड, और एग्जिट प्लान कोई है नहीं। ऑफ रैंप लेने की जितनी कोशिश की जा रही है वो ऑफ रैंप, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी टर्म्स के ऊपर चाहते हैं, और वो टर्म्स जो हैं वो अग्री अपॉन ईरान करने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से ईरान के लिए ईरान ने ये बात भांप ली है कि अमेरिकी सिस्टम को फ्रस्ट्रेट करना है। उनको पता है कि वो ये जंग जीत नहीं सकते, लेकिन अमेरिकी सिस्टम को इतना फ्रस्ट्रेट, इतना थका जरूर सकते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर के वो गिव इन कर जाएं। और ये पहली मर्तबा नहीं है। वाशिंगटन ने अगर वो रूल बनाए हैं तो तेहरान ने जो है वो ड्राइंग बोर्ड जो है वो रूल का वही चेंज कर दिया है। वियतनाम वॉर में भी हमने देखा कि अमेरिकी साइड ने ये बहुत बहुत बाद में रियलाइज किया कि जी नॉर्थ वियतनामी साइड जो है वो कभी लड़ नहीं रहे थे जंग में जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि थकाने के लिए लड़ रहे थे। और मेरे ख्याल से तेहरान भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि जो पॉलिटिकल विल है उसको कोलैप्स करे, और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके लिए यहाँ से रिवर्स गियर में लाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऑफ रैम्प के साथ साथ मेरे ख्याल से जो मीडिएशन है वो कहीं ना कहीं चल रही है, और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स के तौर के ऊपर लिए जा रहे हैं, और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इसका एक पॉजिटिव आउटकम ही आएगा। अगेन 47 साल की एनिमोसिटी है। अमेरिका ने तालिबान के साथ 20 साल की अपनी इन्वेजन की थी अफगानिस्तान में। तालिबान के साथ उन्होंने 17 महीने, क्लोज टू 18 महीने नेगोशिएट किया था दोहा अकॉर्ड के लिए। यहाँ पर 47 साल की एनिमोसिटी है, उसको 47-48 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। उस पर वक्त लगेगा। जब JCPOA नेगोशिएट हुआ तो उसमें तकरीबन 2 साल लगे थे। उससे पहले मतलब इतना जल्दी वो नेगोशिएट नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन दोनों साइड्स इस मामले की अर्जेंसी और नजाकियत को समझती हैं। इसी वजह से पुश, जो एक डिप्लोमेटिक विल और डिप्लोमेटिक पुश, वो दोनों तरफ हमें नजर आता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ वक्त लगेगा। आप 47 साल पुराना ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन साजिद तारड़ साहब, ये वक्त जो लगेगा वो कितना वक्त लगेगा, और ईरान के पास कितना वक्त है, और अमेरिका के पास इसको रिजॉल्व करने के लिए कितना वक्त है? देखिए, जब मैं ब्रॉडर पिक्चर देखता हूं, बड़ी पिक्चर, तो ईरान तो एक इंस्ट्रूमेंट है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इसमें आमने सामने तो अमेरिका और चाइना खड़े हैं। वेनेजुएला का तेल कहां जा रहा था? चाइना जा रहा था। और ईरान का तेल कहां जा रहा था? वो भी चाइना जा रहा था। और इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर किस चीज का हुआ है? इसमें जो लेबॉर्ट्री सजी यहाँ पे, वो तो फ्यूचर वॉर्स के बारे में देखा जा रहा है कि ड्रोन किस तरह उड़ेंगे, कौन कौन से जहाज गिर सकते हैं, कौन कौन से
फ्यूचर में जो स्पेस एक्स है उसका क्या होगा, सारा कुछ, और पेट्रो डॉलर का फ्यूचर इस वक्त जो है वो, ये सारी चीजें हैं। ईरान तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो अब किस वक्त वो एग्जॉस्ट होता है। और मैं एग्री करूंगा बिल्कुल, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और अमेरिकन सिस्टम्स जो है, बल्कि आपने देखा होगा इन्वेंटोरी ऑफ द आर्मामेंट्स, ये भी एक इशू पेंटागन ने अगले दिन डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका इसमें ज्यादा एक्सपोज्ड हुआ है, चाइना पीछे बैठ के एंजॉय कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने कहा है कि चाइना लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड दे आर डाउन प्लेइंग द प्रेसिडेंशियल ट्रिप। उन्होंने ताइवान का इतना शोर किया कि अमेरिकन तेहरान भूल गए। तो दर हकीकत देखा जाए तो इसमें अमेरिकन द लुक वीक नाउ, और जितने दिन ज्यादा लिंगर ऑन करेंगे, अमेरिकन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशंस विल बी लूजिंग द गेम। सही। अच्छा, तो अनिस मलिक साहब, बरतानवी अखबार ने ये का खबर दिया है कि सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत के मुआहदे की तजवीज़ दी है। आपको पॉसिबिलिटी किस हद तक नज़र आती है कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं और ईरान के दरमियान भी कोई मुआहदा हो सकता है? मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसके लिए पहले एक परमानेंट सीज फायर की तरफ जाना होगा। और मशरक़ वस्ता या मिडल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बिल्कुल ही, या चौथी ओपेक को भी अगर आप इंक्लूड कर लें तो 4 ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल रिडंडेंट हो गई हैं। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा, दूसरी OIC, तीसरी अरब लीग और चौथी GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और उसमें अगर आप 5वां ओपेक को या ओपेक प्लस को ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर तो किसी इस तरह के मुआहदे की बात होती है तो उसमें हम रीजनल रीअलाइनमेंट्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि ईरान के साथ ऐसा कोई मुआहदे के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत, ये 3 ममालिक जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। और जो शामिल होंगे उसमें ओमान ज़रूर होगा, उसमें कतर ज़रूर होगा। ये 2 ममालिक मशरिक़ वस्ता के हमेशा, या सऊदी अरब जो है वो हमें शामिल होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहेगी। लेकिन ये कहना कि एट होल मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक किसी मुआहदे का हिस्सा बनेंगे, मुझे नहीं लगता। और इसी की ये कंटिन्यूटी हमने देखी कि गुज़िश्ता रोज़ जब नई दिल्ली के अंदर जो ब्रिक्स की वज़रा ख़ारिजा का इजलास जारी था, तो उसका चेयर स्टेटमेंट आया, उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। चेयर स्टेटमेंट गोया भारत ने बतौर सदर फॉर ब्रिक्स की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, वो स्टेटमेंट किया। और वहाँ पे अंदर जो रिपोर्ट्स आई कि काफ़ी बहसा-बहसी हुई, गरमा-गर्मी हुई ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़रा ख़ारिजा के दरमियान। तो ये उसी का एक शाखसाना है कि जहाँ पर हमें ये बात तो बड़ी क्लैरिटी में नज़र आती है कि अगर कोई इस तरह की रीजनल रीअलाइनमेंट होती भी है, उसमें कम से कम मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत, ये 3 ममालिक तो उसका हिस्सा नहीं होंगे। जी। अच्छा, आपने भी यूएई की भी बात की है, इसराइल की भी बात की है। तो साजिद तारड़ साहब, इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस से जो बयान जारी हुआ 2 रोज़ पहले ही, जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ईरान जंग के दौरान अमारात का दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की, और इस बयान की तरदीद की है यूएई ने। इस वक्त इसराइल क्या सोच रहा है इस जंग को लेकर, इस मुज़ाकरात को लेकर या मुआहदे को लेकर, और यूएई और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो किस लेवल पर चल रहे हैं? और बज़ाहिर यही लग रहा है कि यूएई ने बिल्कुल अपनी साइड चेंज कर दी है, ओपेक प्लस से भी बाहर निकल गया है। और उसके बाद इसराइल के साथ भी जो इसराइली ऑफिस की जानिब से जो ये बयान सामने आया, वो भी काफ़ी सवालात उठा रही है बात। देखिए, इजराइल की 2 ख्वाहिशात इस वक्त सामने नजर आ रही हैं ईरान के हवाले से। नंबर पहली तो उनकी कोशिश ये थी कि गल्फ कंट्रीज और सऊदी अरेबिया, ये सारे उनकी जंग जो है ये वो लड़े एक दूसरे के साथ, इतना एक दूसरे के गुतम गुता हो जाए। एक तो उनकी पहली ख्वाहिश थी, और यहां से भी इस न्यूज जो उनके ऑफिस से निकली है, इसके पीछे भी इसी तरह के मकासद नजर आते हैं। दूसरी कोशिश उन्होंने ये की है कि पाकिस्तान को सालसी से रोका जा सके। अगले दिन जो CBS का जो एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर जो ईरानी तैयारों के हवाले से, उसमें भी नजर आ रहा है कि उनकी क्या इंटेंशंस थी। तीसरा, इस वक्त उनको सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि कहीं अमेरिका उनको बाईपास करके ईरान से डायरेक्ट ऐसा मुआहदा ना कर ले जिसमें उनके इंटरेस्ट जो है वो हट करे। तो दर हकीकत इस वक्त 2 कंट्रीज सीरियसली आइसोलेटेड है पूरी दुनिया में। एक इजराइल है, दूसरा भारत है। और इनको कोई ना, इस वक्त आपने देख ही लिया है कुछ जो हालात इनके। मोदी साहब बिल्कुल कोई जिस तरह के नॉन एग्जिस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब से छुपते फिर रहे हैं, डरते फिर रहे हैं। 4 ममालिक के दौरे पे तो निकले हैं, लेकिन अब दुनिया एक ट्रस्ट फैक्टर, जिस तरह पहले हम कह रहे थे जंग के हवाले से, लोग अब इस वक्त भारत के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। उन्होंने भी पिछले 12 साल बराक ओबामा की और जो बाइडेन की वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया।
रशिया से तेल भी लिया और आके व्हाइट हाउस में लूडियां भी डाली उन्होंने। तो इस वक्त वो अब कहते हैं ना कि वो खलील अब कहते हैं खलील अब वो फाख्ता नहीं उड़ेगी, वॉशिंगटन डीसी में नहीं उड़ रही है इस वक्त, वो दिन गए अब। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इजराइल का जो मैंने आपको बताया है कि वो 3 मकासद इस वक्त है उनके ऊपर भरपूर काम कर रहा है। तो अनस, वो पहले भी बात होती रही, जब आपको पता है कि सीज़ फायर हुआ था तो लबनान का मामला ज़ेरे गौर आया था और वहाँ पर भी सीज़ फायर हो ही गई थी एंड पे। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अभी भी कुछ इलाके में इसराइली फ़ौज जो है वो मौजूद है, बड़े शहरियों को शहीद किया जा चुका है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ, लबनान में अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, इसका मतलब है कि मामला फिर आगे बढ़ चुका हुआ है। और चूंकि ये कनेक्टेड थी चीज़ के अमेरिका, इसराइल और ईरान के साथ जो सीज़ फायर है उसके साथ कनेक्ट किया गया था लबनान वाले मामले को भी, तो लबनान वाला मामला तो आगे बढ़ रहा है। फिर क्या एक्सपेक्ट करें फिर हम अब? अनस साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। मेरे ख्याल से लबनान वाला जो मामला है वो इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और उसमें हमें एक चीज जो बड़ी क्लैरिटी है कि हॉट एंड कोल्ड जो है वो मामलात इसी तरह चलते रहेंगे लबनान के मामले के ऊपर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक 45 दिन का जो है वो सीज फायर भी अग्री अपॉन किया गया है, जो हाल ही 14 और 15 तारीख को जो मीटिंग हुई है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर। तो उस तनाजुर में मेरे ख्याल से लबनान वाला मामला भी इसी तरह डामाडोल होता रहेगा और जो बातचीत का सिलसिला है, अमेरिका और ईरान की बातचीत का सिलसिला, उसमें एट सम पॉइंट ये जो प्रॉक्सीज का जो मसला था उसको साइड पे रख के मामला उसी तरह फिर आगे बढ़ाए जाएंगे और उसी के ऊपर उसका फोकस किया जाएगा। जी अच्छा, साहिद तार साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं और फील्ड मार्शल की तारीफ वो अभी भी करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ अभी भी करते हैं। अभी अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रैकमैन ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ की है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो ये जो पाक अमरीका ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये जो अच्छे ताल्लुकात का पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है? देखें, सबसे और बल्कि एक चीज मजीद ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त कांग्रेस में टेक्सास से कांग्रेसमैन है, उन्होंने रेजोल्यूशन भी पेश किया कि पाकिस्तान की सफारती जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। सबसे बड़ी बात इस वक्त देखें, हमारे पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप तो बहुत पुराने हैं, लेकिन रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में क्या हुआ है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि भारत हैज लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, भारत ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करके एक वैक्यूम क्रिएट किया जिसको पाकिस्तान ने ग्रैब किया। और इस वक्त पाकिस्तान की यूनिक सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान ही वाहिद 195 ममालिक में से वाहिद कंट्री था जो रियाद, सऊदी अरेबिया, तेहरान, बीजिंग और वाशिंगटन डीसी को एक्सेप्टेबल था। इस वक्त जो राइवरी थी वो इजिप्ट और टर्की था, लेकिन पाकिस्तान की यूनिक सिचुएशन थी इजराइल के रिलेशनशिप के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये रिलेशनशिप मजीद आगे जाएंगे। अब मैं ये बात करना चाहूंगा कि आपने क्या खोया क्या पाया इस सालसी में। आपने एक तो सबसे पहले ईरान के साथ रिलेशनशिप बेहतर की है, अगर वो मजीद बेहतर जाते हैं, जंग खत्म होती है, आप तेल सस्ता लेंगे ईरान से और फिर आपकी पाइपलाइन जो है वो गैस पाइपलाइन रुकी है वो बनेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि BLA चौक होगी, जो पहले चाबहार की पोर्ट से वहां उनको ऑक्सीजन मिलती थी, खलपोशन जैसे लोग आते थे, तो वो एक रास्ता रुकेगा, बलूचिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। ईरान, हमारे हुनरमंद, हमारी लेबर ईरान के अंदर जाएगी जो 70s में जाती रही है। मैं ईरान का फ्यूचर भी ताबनाक देख रहा हूं। सैंक्शंस अगर कम की जाए, तेल बेचें, ईरानियन नेशन एज अ बहुत एजुकेटेड लोग हैं, वेरी एग्रेसिव, वेरी सीरियस। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ईरान ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल चीजों को एंजॉय करेगा, पाकिस्तान विल बिकम अ न्यू रीजनल पावर। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो मैं ये दैट इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन। और जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी की, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को इसके बेनिफिट्स भी आने वाले दिनों में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपने हमें वक्त दिया। अनस मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक हाई प्रोफाइल केस की जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रखा। बात करेंगे एक ब्रेक के। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस हाई प्रोफाइल केस की जिसने सिंध समेत पूरे मुल्क में कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। अनमोल पिंकी केस एक ऐसा मामला जो अब महज एक फर्द या एक कार्रवाई तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके गिर्द बनती कहानी एक मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क
सहूलतकारों और बासर रवाबित की तरफ इशारा कर रही है। तहकीकात में तेजी आ रही है, मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो जेर बहस हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। जी, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब ने, उनको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे हम। सबसे पहले शुएब बर्नी साहब, जरा इस केस के हवाले से थोड़ा सा बताइए। 15 साल से इतना मकरू धंधा चलता रहा, ये तमाम नेटवर्क जो है वो काबू में क्यों ना आ सका, कार्रवाई क्यों ना हो सकी, ये लोग पकड़े क्यों ना गए? इतने इतने मुकदमात इन पर दर्ज थे और लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, जहां पर नेटवर्क चलता रहा, किसी को पता ही नहीं चला किन किन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि पकड़ा नहीं गया, बल्कि जितनी दफा पकड़ा गया उतनी दफा ये रिश्वत देकर मुट्ठी गर्म करके छूटे हैं या ये जमानत पे छूटे हैं। जैसे पिंकी उर्फ ये जो अनमोल उर्फ पिंकी है, इसका भाई भी पहले गिरफ्तार हुआ है, अदालतों से रिहाई मुमकिन हुई है तो छूटा है। ये 15 साल से जो गोरख धंधा पिंकी चला रही है, ये अकेला पिंकी चला ही नहीं सकती। एक कोई भी खातून अकेली इतनी बड़ी ड्रग्स क्वीन नहीं बन सकती। इसके पीछे नादीदा कुव्वतें शामिल हैं, पसे पुष्ट पे ऐसे अनासिर, ऐसी कुव्वतें शामिल हैं जो अभी तक अनर्थ नहीं हो सकी हैं। उन्हें बेनकाब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखें कि ये हाई प्रोफाइल केस अब सिर्फ कराची या सूबा सिंध तक महदूद नहीं है, ये पूरे मुल्क में फैला हुआ है और इंटरनेशनल कार्टेल्स के साथ इनके इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि अफ्रीका में बैठे हुए अफराद, जिनमें से गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस चीफ ने बताया कि बैरून मुल्क से भी अवामिल सामने आए हैं जो कि इस कार्टेल के अंदर शामिल हैं। तो ये तो जिस तरह से नशा है, ये लाखों या हजारों कमाने वालों का तो नशा नहीं है, ये तो करोड़पति अरबपति अफराद के बच्चों का, और आजकल जिस तरह से ट्रेंडिंग नशा है तो वो नशा है। आप ये देखें कि कोकीन हो, आइस हो, क्रिस्टल हो, एम्फेटाइन हो, ये वो नशे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पिल्स आ रही हैं, ये कराची के पोश एरियाज में आला तालीमी इदारों में और जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे खुले आम हो चुकी हैं। अब जब ये सूरत हाल है तो जो मुतालका महकमे हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स, एक्साइज कंट्रोल बोर्ड, दीगर महकमे, सूबा सिंध का महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, उन तमाम की मौजूदगी के बावजूद पिंकी का नेटवर्क सालों सालों मुनज़्ज़म रहा। और मैं आपको हैरान कुन इंकशाफ करता चलूं कि आज हमने ऐसी दस्तावेजात हासिल करी हैं कि पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद पिंकी का नेटवर्क जारी है। बरतानिया के नंबर से व्हाट्सएप का नया राब्ते का नंबर जारी हो गया है। उसमें कहा गया है कि अगर गोल्डन स्टफ चाहिए तो 25,000 रुपए फी ग्राम, सिल्वर स्टफ चाहिए तो 15,000 फी ग्राम। अच्छा, सिल्वर और गोल्डन में क्वालिटी का फर्क है। जैसे कि हम किसी ब्रांड का सामान लेने जाते हैं तो उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज महंगी होती है, हल्की क्वालिटी की चीज सस्ती होती है। जो 15,000 वाली जो सिल्वर स्टफ है उसमें नमी होती है, उसकी क्वालिटी का म्यार आला नहीं होता। लेकिन पिंकी ब्रांड का जो 25,000 वाला स्टफ का जो कोकीन है, जो 1 ग्राम है, वो 25,000 में आला क्वालिटी का है। आज भी कराची समेत मुल्क भर में ये कोकीन बिक रही है। जिस तरह से पिंकी ने अपने जानशीन पहले से मुकर्रर कर दिए थे जी, कि अगर मैं पकड़ी जाऊं या मैं मर जाऊं तो भी मेरा नेटवर्क चलता रहे, तो हम वही देख रहे हैं कि उसका नेटवर्क चल रहा है और वो कारोबार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो इंकशाफात कर ठीक रही है। है, तो अब आप 869 नंबर्स जो इसके मोबाइल से फॉरेंसिक के थ्रू पता चले हैं, जब उनमें सामने आने वाले नाम सामने आएंगे तो पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा। क्योंकि बिल्कुल ऐसे शुएब बर्नी, ऐसे आप घरानों सही के बता रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े नाम जो इसके हैं वो इसमें क्लाइंट्स हैं। अभी सामने भी आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि 850 से जायद लोगों पर मुश्तमिल ये नेटवर्क था। तो नादिर गबूल साहब, आपने भी ये तफसीलात आपने सुनी हैं, बड़ी हैरानकुन और परेशान कर देने वाली हैं। कराची के तालीमी इदारों में ये सप्लाई की जा रही है ड्रग्स वगैरह, और पोश इलाकों में सप्लाई की जा रही है। अभी भी हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि अभी भी ये नेटवर्क चल रहा है। तो पिंकी को पकड़कर क्या कर लिया आपने? कहाँ हैं वो नेटवर्क के बाकी लोग? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? और क्या सिंध हुकूमत जो है उसके लिए तो एक टेस्ट केस है कि नाक के नीचे, इदारों के नीचे इतने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी ये बड़ा नेटवर्क चलता रहा, आखिर क्यों ये सब हुआ? देखिए,
ये समझने की ज़रूरत है कि हर हुकूमत, चाहे सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं है, पंजाब हुकूमत, बाकी जो सूबों की हुकूमतें हैं, सब इस इशू के साथ टैकल कर रही थी। ये पिंकी अगर सिंध में थी तो आई एम श्योर और ऐसे बहुत सारे गैंग्स हैं जो कि पंजाब में भी है, पूरे पाकिस्तान में भी है। और आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में है, अगर आप अमेरिका में भी चले जाएँ, यूरोप में भी चले जाएँ, वहाँ पे क्राइम होता है। हर हुकूमत की कोशिश होती है कि क्राइम को मिनिमाइज़ किया जाए, बट एक ऑनगोइंग एक बैटल होता है, एक ऑनगोइंग जंग होती है और इस जंग में कभी जो क्रिमिनल्स हैं उनको कामयाबी होती है, कभी हुकूमत को कामयाबी होती है, मगर एंड में हमेशा जो है क्रिमिनल वो पकड़ा ज़रूर जाता है, जिस तरह अभी पिंकी पकड़ी गई है। और हमें एप्रिशिएट करना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कि हालाँकि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू और जदीद ऐप्स के थ्रू अपना एक नेटवर्क चला रही थी, मगर इवेंचुअली इसको पकड़ा गया है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि अद्दी फरियाल ठाकुर साहिबा ने स्टैंडिंग कमेटी है जो होम मिनिस्ट्री की सिंध असेंबली के अंदर, उसकी मीटिंग बुलाई थी और सख्ती से हिदायत दिए थे कि अगर कोई पीपल्स पार्टी का ही कोई शख्स क्यों ना फ़ोन करे आईजी को सिफ़ारिश के लिए, या कोई भी और जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई और आला अफ़सर हो, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो नस्ल है, नौजवान नस्ल, उसको इस कैंसर को बेचा जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे सोसाइटी के अंदर, और ये सिर्फ़ चले पिंकी तो एलीट क्लासेस में ये महँगा नशा बेच रही थी। मगर ये चीज़ें आपको पता है कि जो मिडल क्लास है या लोअर इनकम तबका है, वहाँ पे भी अलग-अलग किस्म के नशे होते हैं। और हम सिंध गवर्नमेंट तो सिर्फ़ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी हमारा फ़ोकस है। सिर्फ़ लियारी के अंदर ही अगर आप देख लें तो एक 100 बेड से ज़्यादा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम का। इसके अलावा मलीर में भी है। पूरे सिंध में इस तरह के हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। हमारा फ़ोकस हमेशा होता है कि जो हमारा माशरा है इसको ड्रग फ्री, क्राइम तो फ्री नादिर बनाया गबोल जाए। साहब, मसला ये है कि ये पिंकी को पहले भी पकड़ा जा चुका है। इसके भाइयों पर भी बड़े केसेस थे, इनके भाइयों को भी पकड़ा गया है। जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब बता रहे हैं कि जी लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं और उन पर उसके बाद मुकदमात होने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो ऐसा क्यों होता रहा? क्योंकि पहले भी तो मुकदमात दर्ज थे और इसी किस्म के केसेस में उनको पहले भी पकड़ा गया था। देखिए, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस पिंकी के केस में नहीं, मगर किसी भी अगर आप केस में देख लें, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्रिमिनल को आप पकड़ तो लेते हैं, मगर जो प्रोसिक्यूशन होती है या जो एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, वहाँ पे कोई ना कोई गलती की वजह से या कोई कमज़ोरी की वजह से क्रिमिनल को अक्सर छूट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें इसको, उज़ैर बलोच का केस ही अगर ले लें, तो कोई पता नहीं 150-200 इस पे केसेस थे। अब रोज़ सुनते हैं कि एक केस में वो बरी हो जाता है, क्योंकि कोई या तो जो गवाह है वो मुकर जाता है या कोई सबूत है उसको मुतनाज़ा बना दिया जाता है। ये जुडिशियल सिस्टम का एक कमी है, एक कमज़ोरी है, एक नुक्स है जुडिशियल सिस्टम में। ये एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हार्श रियलिटी है। मगर इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है और सिंध गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और तमाम वज़रा, वो पूरी तरह से अब कोशिश कर रही है कि हमारे माशरे को ड्रग फ्री बनाया जाए। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका ये विज़न है कि हमारी जो यूथ है, उसको इस कैंसर से हमने बचाना है, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। छोटे-छोटे बच्चे 17, 18, 19 साल के स्कूलों के बाहर उनको अलग-अलग किस्म की जो है नशे मिल जाते थे, फिर वो नशों में पड़ जाते थे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और हमारा फ़ोकस यही है कि अब किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, अक्रॉस द सही। बोर्ड एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इदारों के एहलकारान हैं जिनको मुलविस पाया गया था, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स थी, तो उनको भी बरतरफ किया गया है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है। और अगर वो भी उनके ऊपर भी इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अच्छा शुएब भट्टी साहब, आप कुछ ऑडियो लीक्स भी जो हैं इस अनमोल पिंकी की मंजर आम पर आई हैं, जिसमें तासुर ये हेलो। मिलता था कि वो तो ये समझ रही हैं कि जैसे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो धड़ल्ले से कह रही थी कि जी 15 साल से ये काम कर रही हूँ, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पे हाथ डाले। अगर किसी ने हाथ डाला भी है तो मैं ऐसे जो है वो निकल जाऊंगी इस मामले से। तो किस चीज़ पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, किस शख्सियत पर इतना कॉन्फिडेंस था, इस नेटवर्क के पीछे कौन कौन है? और अभी तक क्या अनमोल पिंकी के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कोई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें अब तक? देखिए, जी जो देखिए, एडिशनल अनमोल आईजी पिंकी साहब की है उन्होंने गिरफ्तारी के बाद जी शुएब बर्नी साहब। जी, अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। आज जब तफ्तीशी अफसर ने कराची में अदालतों में अनमोल पिंकी को पेश किया है, तो अब तक इनके खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं वो 15 से जायद हैं।
जो सिटी कोर्ट है कराची का, वहां पर मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वहां पर आज जब पेश किया गया है तो तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि 2 मुल्जिमान इनके नेटवर्क के शामिल हैं जो कि इजी पैसा के जरिए लेन देन करते थे। फयाज कम्युनिकेशन जो गुलिस्तान जौहर में इन्होंने बनाई हुई थी, एक नाम उसको दिया हुआ था, लेकिन उसके जरिए मंशियात की तरसील का काम होता था, पेमेंट के लेन देन होती थी। और वहां का जो जिशान नामी बंदा है उसको गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में यह आज बयान दिया है और आज जब ये अदालतों में पेश किया गया है तो इसमें सिटी कोर्ट में भी पेश किया गया है। और इसके साथ साथ जो है कराची के हमने देखा कि जो मलीर का कोर्ट है वहां पे भी पेश किया गया। तो ये सूरत हाल है। अब जिस तरह से मुल्जिमान को अदालतों में पेश किया जा रहा है, उनसे होने वाली जो तहकीकात है उसकी रोशनी में मजीद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और उसमें पेशरफ का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, पेशरफ्त का सिलसिला भी जारी है, लेकिन नाज़िर कबूल साहब, आज जब अनमोल पिंकी को अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त उसने बड़ा शोर मचाया और उसने ये इल्ज़ाम भी लगाया पुलिस पर कि जी पुलिस उस पर दबाव डाल रही है और मर्जी का बयान जो है वो लेना चाहती है। ये बताइए कि आप क्या इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि शफाफ तहकीकात होंगी, आगे बढ़ेंगी, और अगर किसी सरकारी शख्सियत या अफसर के रवाबित साबित होते हैं तो क्या उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी? जी जी देखिए, इस केस एब्सोल्युटली। में देखिए, अभी हमारी हुकूमत की कोई पिंकी के साथ कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना। हमारा जो दुश्मन है वो तो ड्रग है, नारकोटिक्स है। और इस नेटवर्क के अंदर जो जो भी हो, चाहे वो पिंकी हो चाहे कोई और, बेशक कोई जितना भी पावरफुल शख्स हो या कोई पावरफुल ग्रोह हो, बिला इम्तियाज उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह ऑलरेडी मैंने कहा कि अब ये चीज़ लीडरशिप ने एक कायमा कमेटी की मीटिंग में इतनी सख्ती से हिदायत दी है आईजी को और तमाम इदारों को कि अब कोई भी शख्स अगर फ़ोन करे, बेशक वो कोई बड़ा कोई जज हो या कोई बड़ा सियासतदान हो, तो अदी फरियाल टालपुर साहिबा ने तो यहाँ तक बोला है कि डायरेक्ट आईजी बताए अदी फरियाल टालपुर साहिबा को नाम के साथ कि कौन ऐसा शख्स है, और फिर उसके खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब स्ट्रिक्टली नो टॉलरेंस पॉलिसी है ड्रग्स के खिलाफ, क्योंकि इसने इस कैंसर ने माशरे को, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया और ये पिछले चंद ठीक। सालों से बहुत बढ़ गया। अब इसको रिवर्स करना है और इंशाल्लाह काबू में लाना है, खत्म करना है इसको पूरी तरह से। जहाँ तक हम पिंकी भी की उम्मीद बात है, करते हैं जाहिर जी सी बात है, आप आप जैसे कह रहे इस थे पर कि कल सख्त कार्रवाई करेंगे और इस नासूर का हमारे इस मुआशरे से खात्मा। बहुत शुक्रिया आपका नादिर कबूल साहब, शुएब बर्नी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पिंकी इतनी तेज़ थी कि जी उसने तेज़ाब से अपनी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिटा लिए थे ताकि उसकी शनाख्त जो है किसी को ना मिल सके। लाहौर में भी किराए के घर में जी वो रहाइश पजीर थी, उसके भाई भी हैं, उन पर भी मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। गिरफ्तार भी हुए थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 15 साल से धंधा चल रहा था, किसी को पता नहीं। अब भी गैर मुल्की नंबर्स के साथ जो है वो ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर जो है वो चल रहे हैं। ये जो इदारे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा केस है, खासतौर पर सिंध हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरा नेटवर्क जो है उसे ना सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और पूरे मुआशरे से इस नासूर का खात्मा हो सके। प्रोग्राम कब खत्म हो चाहता है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।